निम्न में से सदिश राशि है। तो सदिश राशि दोस्तों हमने बताया था, अगर शुरुआत का जो अक्षर होता है अगर डी से स्टार्ट होता है तो वो हमारी अदिश राशि होती है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए द्रव्यमान क्या होता है, अगर आप इसको इंग्लिश में नहीं ऐसे ही लिखेंगे तो द्रव्यमान ऐसे लिखेंगे जो कि डी से स्टार्ट हो रहा है। दूरी लिखेंगे तो भी डी से स्टार्ट करेंगे, और हमारा दाब लिखेंगे तब भी डी से ही स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारा जब धारा लिखेंगे तब भी डी से ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि डी से जितने भी आते हैं दोस्तों सारी की सारी अदिश राशियाँ होती हैं। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गठीवन क्लासेस पर। तो दोस्तों रोज़ की तरह हम जो है यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के, जहाँ पर हमारे केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के भी टॉप 25 क्वेश्चन और मैथ के हमारे 20 क्वेश्चन होंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क दिलाएगी। इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस जो है देख लीजिएगा। देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री वाले से, फिर फिजिक्स के, फिर मैथ के हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का क्या है कि निम्न में से सबसे प्रबलतम क्षार है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा NaOH, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। CO और H2 के मिश्रण को कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कहते हैं वाटर गैस। वाटर गैस कहते हैं दोस्तों, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अंगार भाप अंगार गैस भी इसी को कहते हैं दोस्तों, इसको भी याद रखना है आपको। और बात करें प्रोड्यूसर गैस की, तो यहाँ पर CO+N2 प्रोड्यूसर गैस का होता है दोस्तों, ये भी पूछता है, और वाटर गैस का फॉर्मूला भी पूछता है। तो दोनों को आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला एल्कोहल है। तो यहाँ पर दोस्तों वो एल्कोहल हमारा है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है साबुनीकरण प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेफ्थलीन को सरलता से शोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो नेफ्थलीन होता है दोस्तों, उसे हम ऊर्ध्वपातन द्वारा सरलता से शोधित कर सकते हैं, यानी कि हमारा ऊर्ध्वपातन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं कहलाते हैं। बंद श्रृंखला यानी कि एरोमेटिक यौगिक कौन बनाते हैं दोस्तों, एरोमेटिक यौगिक जब कोई चीज़ बनाती है तो वो क्या होती है, साइक्लो में ली जाती है। साइक्लो एल्केन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में से कौन सा तत्व हड्डी तथा दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों हड्डी तथा दांत में जो होता है हमारा क्या पाया जाता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आपको पता होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है हाइड्रोकार्बन में कार्बन चतुर्थ संयोजी होता है तो हाइड्रोजन जो है होगा। देखिए कार्बन तो हमारा चतुर्थ संयोजी होगा ही, क्योंकि उसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर ये 4 संयोजकता दर्शाता है। और बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमारा सिर्फ केवल एक ही क्या संयोजकता दर्शाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एकल संयोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों हरे फलों को, इसको हमने कई बार बताया है कि प्रयोग करते हैं किसका, एथिलीन का प्रयोग करते हैं। और इसका सूत्र अगर दे दे तो उसको भी याद कर लीजिए, C2H4 होता है एथिलीन का सूत्र। तो आपको ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है, तो दोनों को ध्यान से देख कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में से कौन सी संक्रमण धातु है। तो दोस्तों संक्रमण धातु हमारा डी ब्लॉक के तत्वों में आता है, तो उसी को आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर डी ब्लॉक का तत्व है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम हो जाएगा। स्कैंडियम हमारा संक्रमण धातु यानी कि डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यौगिक बैटरी उद्योगों में उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा MnO2 और जिंक और निकिल कैडमियम, और ये सभी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों हमारे रदरफोर्ड जो थे उन्होंने किसकी व्याख्या नहीं की थी, क्या किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संरचना की, किसी परमाणु के स्थायित्व की, या फिर ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। ए व बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये तो बहुत ईजी है, द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, किसमें, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में।
द्रव्यमान संरक्षण के नियम में द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्रोटॉन की खोज की थी, पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? तो दोस्तों सहसंयोजक से आप याद कर सकते हैं, सहसंयोजक है तो साझेदारी हो जाएगा, सह से सह साझेदारी हो जाएगा, सह से साझेदारी यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या होता है? सहसंयोजक बंध बनता है, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कह रहा है दूध है, तो यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन? जल में प्रक्षिप्त वसा, वसा में प्रक्षिप्त जल, या फिर तेल में प्रक्षिप्त जल, या फिर जल में प्रक्षिप्त तेल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल में प्रक्षिप्त वसा, जल में प्रक्षिप्त वसा, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हैलाइड अयस्क का उदाहरण है। हैलाइड हमारा कौन सा दोस्तों होता है? हैलोजन तत्व का जो परिवार होता है, हैलोजन परिवार का जो तत्व होता है उसे हैलाइड कहते हैं। तो उसका अयस्क कौन सा है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर कार्बोलाइट का पिछली क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि उसमें बताया था Na3Al(F6). यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लोराइड आ रहा है, यानी कि ये क्या है? फ्लोराइड हाइलाइट परिवार का ही तत्व है, यानी कि इसका अयस्क जो है कार्योलाइट हो जाएगा। हाइलाइट अयस्क का उदाहरण जो है कार्योलाइट हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। और बॉक्साइड भी पूछता है दोस्तों, बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का है, तो कई बार पूछा गया है, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस स्थान में है? तो दोस्तों 55 जो है वो हमारा किस तत्व का है? वो हमारा सीजियम है, और सीजियम किस में रखा गया है? एस ब्लॉक के तत्व में रखा गया है, वो भी पहले वर्ग समूह में। अगर आपने उसको पढ़ा होगा, हेलिना की रब से फरियाद, यानी कि से में क्या आता है? सीजियम, और उसका ही होता है 55। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्न में से किस यौगिक का द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन जो होता है उसका द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी C6H6 यहाँ पर बेंजीन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एल्कोहल तथा अम्ल के बीच क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर एल्कोहल तथा अम्ल के बीच की क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। एस्टरीकरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजात ऑक्सीजन। यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर अम्ल तथा क्षार के, इसको आपको पता होना चाहिए, अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो हमारा लवण बनता है। और यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ये हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, इसको भी आपको याद कर लेना है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों को देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है? यहाँ पर देखिए, सारे पिछली वीडियो में जो थे हमने पूछा था कि कौन सा उसमें से तत्व था, और यहाँ पर कौन सा तत्व एक धातु है ये बताना है। क्या ये नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन, या सल्फर, या फिर सोडियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सोडियम जो होता है एक धातु कहलाता है, एस ब्लॉक में ये रखा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है। सबसे इजी है दोस्तों, सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है? SO2, और क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl2 से, और जब इसकी क्रिया होती है तो यही बना लेती है SO2Cl2। SO2Cl2 कुछ नहीं बदलता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों अमोनिया जो होती है उसको शुष्क करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? CaOH का होल्टा इसका हो जाएगा बुझा चूना। तो यहाँ पर बुझा चूना इसका फार्मूला भी होता है दोस्तों, तो फार्मूला भी साथ साथ याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो बुझा चूना यहाँ पर
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्न में से प्रारूपिक तत्व है। तो यहाँ पर हमारा प्रारूपिक तत्व जो होता है दोस्तों सोडियम होता है। सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 25 क्वेश्चन जो है हमारे केमिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन पर। तो देखिए फिजिक्स हमारी स्टार्ट हो गई। 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। कह रहा है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर इकाई से ले लेते हैं खगोलीय इकाई, जबकि ये गलत होता है। यहाँ पर दूरी जो होती है, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। पारसेक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको आपको ध्यान से कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो जो चालक में धारा क्या होगी? तो धारा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है दोस्तों। पहला नंबर तो होता है Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT, और यहाँ पर जब I का मान निकालते हैं तो Q अपॉन का T। यहाँ पर Q यानी कि आवेश का मान दिया है 90 कूलाम, और समय हमारा कितना है? 5 मिनट, जिसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 60। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 3 त्रिक्का 9 हो गया और 3 दूनी 6, यानी कि 3 बटे हो गया 10, और इसको जब भाग करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। 0.3 एम्पियर, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्न में से सदिश राशि है। तो सदिश राशि दोस्तों हमने बताया था, अगर शुरुआत का जो अक्षर होता है अगर डी से स्टार्ट होता है तो वो हमारी अदिश राशि होती है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए द्रव्यमान क्या होता है, अगर आप इसको इंग्लिश में नहीं ऐसे ही लिखेंगे तो द्रव्यमान ऐसे लिखेंगे जो कि डी से स्टार्ट हो रहा है। दूरी लिखेंगे तो भी डी से स्टार्ट करेंगे, और हमारा दाब लिखेंगे तब भी डी से ही स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारा जब धारा लिखेंगे तब भी डी से ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि डी से जितने भी आते हैं दोस्तों सारी की सारी अदिश राशियाँ होती हैं। और अब यहाँ पर बचा क्या? हमारा द्रव्यमान दूरी खत्म हो गया, हमारा चाल और बल बचा। तो हम जानते हैं कि वेग जो होता है वो सदिश राशि होती है, और जबकि चाल क्या होती है? हमारी अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर बचा क्या? हमारा बल। बल यानी कि F, हम जो F वेक्टर लिखते हैं तो बल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारी सदिश राशि है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन दिया है फर्मी है, या फिर एंगस्ट्रॉम, या फिर माइक्रोन, या फिर स्टेरेडियन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्मी जो है वो भी हमारा दूरी का मात्रक है, एंगस्ट्रॉम भी और माइक्रोन भी। देखिए फर्मी क्या होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है, 10⁻⁻15, और एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, और हमारा माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर। लेकिन स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन दूरी का मात्रक नहीं होता है, यानी कि राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है। तो दोस्तों पृथ्वी पर जो वायुमंडल होता है वो हमारा कारण है गुरुत्व का। गुरुत्व यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। लेंज के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। यहाँ पर लेंज के नियम से हम किसकी दिशा ज्ञात करते हैं दोस्तों? परिपथ में प्रेरित धारा की। परिपथ में प्रेरित धारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है? तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कह रहा है यदि प्रिज्म कोण A बराबर 60 डिग्री तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री हो तो अपवर्तनांक होगा। तो इसका फॉर्मूला बताया दोस्तों। n बराबर क्या होता है? साइन A प्लस डेल एम, जो कि हमारा न्यूनतम विचलन कोण है, बटे 2, और बटे में क्या होता है? साइन A बटे 2। ए हमारा दोस्तों जो है प्रिज्म कोण है, और डेल एम क्या है? न्यूनतम विचलन कोण है। सिंपल सा इसी फॉर्मूले में सब रख दीजिए। देखिए हमें अपवर्तनांक n हमें ज्ञात करना है। साइन लिखेंगे, A हमारा कितना है? 60, और डेल एम हमारा कितना है? 30, और बटे में 2 हो जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे? साइन A का मान हमारा कितना है? 60 बटे 2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आएगा? साइन यहाँ पर 90 बटे 2 हो जाएगा,
और इधर साइन 30 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे दोस्तों तो 45, यानी कि साइन 45 बटे साइन 30। देखिए यन बराबर क्या है, साइन 45 और बटे में साइन 30। तो यहाँ पर साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 और साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2। इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यन बराबर 2/√2 और 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 और बटे में √2 है ही। इसको काट देंगे, बचेगा क्या, √2, यानी कि अपवर्तनांक का मान क्या निकल गया, √2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलते हैं, देखिए फार्मूला याद कर लीजिए क्योंकि ये वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आपको ज़रूर मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। हीरे में प्रकाश की चाल जो है यहाँ पर दिया गया है इतना किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, जबकि वायु में प्रकाश का वेग कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों, अपवर्तनांक अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, वायु में प्रकाश की चाल और बटे में क्या करते हैं, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ और नीचे क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पर 3 0, 3 0। तो यहाँ पर इसी को भाग कर देंगे दोस्तों। जब इसको टोटल भाग कर देंगे तो हमारा राइट आंसर जो होगा 2.48 निकल के आएगा। इसको कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि आर का मान पूछ रहा है। तो हम ओम के नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं, V बराबर हमारा क्या होता है, IR। तो यहाँ पर हमें R का मान निकालना है, तो V/I कर देंगे। तो V का मान हमारा 10 वोल्ट दिया है और I का मान हमें 0.02 एम्पियर। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इधर डबल 0 बढ़ेगा, 2 से काट दीजिए, आ जाएगा 500। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और यहाँ पर 500 ओम हो जाएगा। 500 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और यहाँ पर अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, हमारा रो से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक पूछेगा तो मोह होता है, इसी का उल्टा मोह। यहाँ पर इसको भी आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। किस कारण बांध को नीचे चौड़ा बनाया जाता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन जो है एक बार पहले भी कराया था, लेकिन इसमें जो है कुछ घुमा के दिया है। तो यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गहराई के साथ जो होता है जल का दाब बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब गहराई के साथ जल का दाब बढ़ेगा तो बांध जो होता है टूट जाता है, उसकी आशंका रहती है, इसलिए वहाँ पर नीचे क्या होता है, चौड़ा बनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा जो होती है हमारी 12 mv² होती है। और यहाँ पर द्रव्यमान से संबंध पूछा है, मतलब देखिए अगर पूछ रहा है वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान सिर्फ ले लीजिए और इन सबको छोड़ दीजिए, यानी कि के बराबर क्या है, यम ही है। अगर द्रव्यमान 2 गुना करेंगे दोस्तों तो हमारी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 2 गुना ही हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं आसानी से। और देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन पूछता है, शायद नीचे हो, ये देखिए ये वाले में है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग, यहाँ पर हमने क्या बताया था, के बराबर होता है 12 mv² के। और अगर आप यम से नीचे भी गुणा करेंगे और ऊपर भी तो हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर 1/2 यम और यम v का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और यम भी बराबर होता है कितना दोस्तों, p के होता है, k बराबर 1/2 यम और क्या होता है, यम भी बराबर p, यानी कि p का स्क्वायर। तो k बराबर p² 2m निकल के आता है। और हमें किस में संबंध देखना है, संवेग और गतिज ऊर्जा में। तो संवेग हमारा ये है p² और गतिज ऊर्जा k है। तो देखिए हमारा k बराबर क्या निकला, p²। कह रहा है गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए,
यानी कि अगर हम k4 कर देंगे दोस्तों तो हमारा संवेग क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 4 यानी कि 2। संवेग हमारा 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये है, अगर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हुई तो संवेग 2 हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 9 गुनी हुई तो संवेग 3 हो जाएगा। यानी कि आपको इस संख्या का अंडर रूट कर देना है। अंडर रूट जैसे ही करेंगे तुरंत मान निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 गुना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। जब वस्तु ठीक जो है फिसलने की स्थिति में होती है तो घर्षण बल के अधिकतम मान को कहते हैं। तो देखिए, जब ठीक फिसलने की स्थिति में होती है तो हमारा क्या होता है, सीमांत घर्षण बल कार्य करता है। और अगर कहें कि अगर जो है जो घूमने यानी कि घूमने की स्थिति में जब होती है, यानी कि गति करती है, जब गति करती है घूमते हुए, तो हमारी क्या होती है, लोटनी घर्षण बल वहाँ पर कार्य करता है। इसको भी आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर गतिज घर्षण बल दो सतहों के बीच जो होता है जब कार्य करता है बल, तो यहाँ पर गतिज घर्षण बल कार्य करता है। इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सीमांत घर्षण बल हो जाएगा। ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीमांत घर्षण बल, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। यदि घर्षण गुणांक √3 है तो घर्षण कोण का मान। तो देखिए, घर्षण गुणांक को आपको पता होना चाहिए किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर यहाँ पर √3 दिया है। और घर्षण कोण यानी कि आपको फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए, म्यू बराबर होता है tan थीटा के। तो यहाँ पर यही हमारा थीटा क्या है, घर्षण कोण है। थीटा हमारा क्या है, घर्षण कोण है। तो यहाँ पर आपको अब आसानी से निकाल सकते हैं इसको। म्यू बराबर √3 दिया है, हमें थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर tan किसका होता है दोस्तों, tan 60 अंश का होता है √3। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan जो है यहाँ पर समांतर दिखा देंगे और थीटा बराबर 60 निकल के आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट जब ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति को अपना भार महसूस होगा। तो देखिए, अगर आप लिफ्ट में बैठे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। नहीं तो यहाँ पर आप जान लीजिए, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तो हम जो है लिफ्ट में हमें लगता है कि हमारा भार क्या हो गया, अधिक हो गया। वास्तविक भार से हम क्या हुआ, अधिक हो गया हमारा भार। तो इसको आपको याद कर लेना है, वास्तविक भार से अधिक हो जाता है, ये सिर्फ महसूस होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह v वेग से गतिमान हो जाती है तो उस पर लगने वाली शक्ति। तो देखिए, शक्ति जो होती है, अगर F बल लगाने पर v वेग से गतिमान हो गई तो हमारा वही शक्ति हो जाएगा। यानी कि P बराबर F × v हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। कैपिटल G अपॉन स्मॉल g। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिटल G अपॉन स्मॉल g का मान कितना होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर बता दें, यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है 6.8 × 10⁻12। अगर आप करेंगे, कैपिटल G का मान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का 6.67 × 10⁻11 और यहाँ पर स्मॉल g का मान 9.8 होता है। और अगर आप 9 पॉइंट ना रखकर अगर 10 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 10 रख दिया हमने, तो यहाँ पर 6.67 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात इसकी माइनस में हो जाएगी, यानी कि ऊपर जाकर जुड़ जाएगा 10 की घात -12। तो यहाँ पर 6.67 × 10⁻12 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6.8 × 10⁻12। तो आप इससे भी कर सकते हैं। देखिए, आसान हो गया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान निर्भर करता है। देखिए, पिछली वीडियो में बताया था कि किसी पर भी निर्भर नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण जो है नियतांक का मान, लेकिन इस ऑप्शन में एक पर निर्भर करता है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, केवल मात्रक पद्धति पर, या फिर केवल द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर, या ए व बी दोनों, लेकिन और डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। अगर आप जी का जो है मात्रक निकालेंगे तो क्या होता है, जी का मात्रक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको पिछली वीडियो में बताया है, तो
तो उसको भी अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ये भी पूछता है, तो आपको याद कर लेना है, केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है। देखिए इससे इम्पोर्टेंट ये है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये ज़्यादा पूछता है। और चंद्रमा की यहाँ पर बात किया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि पृथ्वी के पलायन वेग से लगभग 5 गुना कम है। तो इसको आपको ऐसे याद कर लेना है कि पृथ्वी पर पलायन वेग के मान का लगभग 5 गुना कम है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पृथ्वी का पलायन वेग जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी पूछता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। एक स्वरित्र की आवृत्ति 250 कंपन प्रति सेकंड है। स्वरित्र से उत्पन्न तरंग का आवर्तकाल। देखिए आवृत्ति दी है, यन का मान हमें दिया है 250 कंपन प्रति सेकंड, या फिर इसे हर्ट्ज भी कह सकते हैं, हर्ट्ज। और देखिए आवर्तकाल निकालना है, तो टी बराबर हम जानते हैं 1/n, यानी कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर देखिए टी जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1/n का मान हमारा 250 दिया है। तो यहाँ पर जब भाग करेंगे, हमें इसमें जब भाग करेंगे दोस्तों, तो हमारा निकल के आएगा 0.004 सेकेंड। यहाँ पर 0.004 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भाग कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 125 हर्ट्ज की आवृत्ति के ध्वनि तरंग की लंबाई 2 मीटर है। 100 हर्ट्ज की ध्वनि तरंग की लंबाई मीटर में होगी। तो देखिए हम फार्मूला जानते हैं, v बराबर होता है n लैम्डा के। और देखिए अगर हम n लैम्डा बराबर n लैम्डा कर दें, तो यहाँ से हमारा क्या, तरंग की लंबाई का मान निकल जाएगा, यानी कि λ1, मतलब लैम्डा का मान। तो देखिए इसको हम n1 लैम्डा और n1 और λ1, और इसको n2 और λ2। तो हमारा n1 आवृत्ति दिया है 125 हर्ट्ज, λ1 2 मीटर और n2 हमारा 100 हर्ट्ज है, और हमें λ2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 और 2 दूना होता है 4। तो यहाँ पर λ2 अगर निकालेंगे, λ2 हमारा कितना आ गया, λ2 बराबर आ गया 5/2। तो यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा दोस्तों, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 2.5 क्या हो जाएगा इसका, 2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको जो है दोस्तों, आपको यहाँ पर फॉर्मूला क्या याद करना है, n1 लैम्डा बराबर n2 लैम्डा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग होता है। तो देखिए जो वस्तुएं सभी रंगों को जो है परावर्तित कर देती हैं, उनका रंग हमारा कैसा होता है, सफ़ेद होता है। सफ़ेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें जो वस्तुएं सभी रंगों को क्या करती हैं, अगर अवशोषित कर लेती हैं, तो इसको बताया था क्या होता है, तो कौन सा रंग होता है दोस्तों, हमारा काला रंग होता है। काला रंग अवशोषित करता है और सफ़ेद रंग क्या करता है, परावर्तित करता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त रंग होता है। इसको पहले भी बताया था। और देखिए लाल रंग और नीले रंग को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, मैजेंटा। मैजेंटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है और यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आप जो हमारा अपवर्तनांक n बराबर होता है वास्तविक गहराई और बटे में होता है दोस्तों आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, n का मान यानी अपवर्तनांक का मान 4/3 दिया है, और हमारा आभासी गहराई कितना है, यहाँ से जब इसको भेजेंगे तो इधर इंटू में 9 हो जाएगा, बराबर वास्तविक गहराई 3 से इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 चौक हमारा क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा।
तो दोस्तों जितने भी नए बच्चे जुड़े थे एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट हर वीडियो में लाते रहते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए, यहाँ पे देखिए। और आपको कुछ नया सिखाते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि मैथ के क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है कि 0, 3, 4, 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर 5 अंकों की यहाँ पर इन संख्याओं से जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी क्या बनेगी, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर उससे छोटी 5, फिर उससे छोटी 4, फिर उससे 3 और फिर 0, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 5 अंकों की मिल गई। और अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा। कई बच्चे तो पहले 0 कर देते हैं, जबकि इससे कोई मतलब ही नहीं, वो हमारी 5 अंक की संख्या बनेगी नहीं। क्योंकि अगर आप 0, 3, 4, 5, 8 करेंगे तो हमारी तो 4 अंक की संख्या ही बनी, हमारा 0 तो इसमें लिया ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम संख्या जो लेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी, वो हमारी 3, फिर 0, फिर 4, 5, 8, यानी कि 30,458। अब देखिए सिंपल सा अगर घटाएंगे, देखिए हम घटा रहे हैं यहीं पर 30,458, तो हमारा बचेगा क्या, 10 में से 8 गया 2, और 12 में से 5 गया 7, और 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पर बचा 4, और 8 में से 3 गया 5, 54,972। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके ABC के कार्य का अनुपात 4:6:3 है। यदि कार्य के अंत में वे रुपये 286 कमाते हैं तो बी का हिस्सा, इसको बताया कई बार, अगर जिसका हिस्सा निकालना है उसको ऊपर करेंगे, ये हमारा बी वाला है, उसको ऊपर करेंगे और तीनों जो अनुपात है उनका योग कर देंगे। तीनों के अनुपात का योग और गुणे में जो उन्होंने प्राप्त की है टोटल 286 रुपये, इसी को सॉल्व कर लेंगे। बस आपको याद रखना है कि जो हमें निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है, तो बी वाले को ऊपर रखेंगे और तीनों का योग गुणे जितना उन्होंने टोटल कमाया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/4, 6 10 3 13 गुणे 286। तो यहाँ पर इसको काटेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26, यानी कि 22 छक्का क्या होता है दोस्तों 132, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए 1 से 100 तक कह रहा है, तो 1 + 2 + 3 + ... कहाँ तक, 100 तक कह रहा है। 1 से यानी कि 1 को भी लेना है, 100 तक यानी कि 100 को भी लेना है। तो यहाँ पर देखिए इनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है SN = N/2 A + L, ये हमारा समांतर श्रेणी का होता है। तो यहाँ पर देखिए n हमारा कितना है, 1 से 100 तक कह रहा है, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, 100 है, तो 100/2 करेंगे। और a हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद यानी कि 1 है, और यल हमारा अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद हमारा 100 है, तो इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको काटेंगे, 50 हो जाएगा, और 50 को जब इसमें गुणा कराएंगे 101 में, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 50 × 101 क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 50 जो लिखा है 5050, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में करता है तथा पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता है, यानी कि दोनों ने, जब पंकज आया तो कार्य क्या हो गया, आधा हो गया, यानी कि वो आधा उसने कर लिया, आधा उसने, तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है। तो देखिए अगर ये 30 घंटे में ये कर रहा था, तो अब पंकज भी 30 घंटे में ही कार्य करेगा, क्योंकि नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो गई, ए तथा बी का वर्तमान आयु। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम जो है विकल्प के माध्यम से करेंगे। देखिए 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, ए की आयु जो थी बी की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें से हम 5 वर्ष घटाएंगे तो हमारा ये 45 और ये हमारा 15। तो देखिए क्या कह रहा है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि देखिए 15 का 3 गुना 45 यहाँ पर फॉलो कर रहा है। और देखिए 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष बाद, यानी कि अगर हम इसमें 10 जोड़ दें, इसमें
यहाँ पर जब 10 जोड़ देंगे तो हमारा 60 हो जाएगा और 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु बी की आयु की दोगुनी रह जाएगी, यानी कि देखिए 30 दूना 60 होता है, यानी कि इन दोनों का जो यहाँ पर जो है लिखा है वो फॉलो कर रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरे पर लगाएंगे तो वहाँ पर ऐसे नहीं फॉलो होगा, करके देख लीजिएगा चाहे तो ऑप्शन में ये करेंगे ऐसे ही। और पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया प्रश्न भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, log b और 1 की पावर b का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर log क्या बन रहा है, log m की पावर n बन रहा है, m की पावर n के फॉर्म में तो बन रहा है, यानी कि क्या 1 की पावर b। तो log m की पावर n का क्या होता है, n log m, यानी कि घात आगे आ जाती है, तो हमने घात आगे कर दिया और log 1 हो गया। हम जानते हैं log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, और 0 से जब इसमें गुणा कराएंगे b में तो तब भी 0 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, x बराबर √2 प्लस √2। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों, ट्रिक बताई थी एक बार, जो बच्चे नए हैं उसको देख लेंगे। जैसे √2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक दिया हो, अगर प्लस है तो देखिए प्लस के लिए बता रहे हैं, तो प्लस में क्या करते हैं, इसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि इन संख्याओं का अंतर क्या हो, तोड़ने पर 1 हो। तो हमने 2 एकम 2 कर दिया, तो देखिए 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी कि अंतर 1 आ रहा है। इसी प्रकार तोड़ते हैं। जैसे 12 है दोस्तों, उसको कैसे तोड़ेंगे, 4 और 3, तो यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि ये भी हम इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो हमें अंतर सिर्फ 1 लाना है, इसको ध्यान में कर। तो देखिए अब अंतर 1 आ गया। तो अगर प्लस है दोस्तों तो बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं, क्या, बड़ी वाली संख्या, और यहीं पर अगर माइनस होता है इस जगह तो यहाँ पर क्या हो जाता, 1 इसको लेते, प्लस होगा तो बड़ी संख्या और माइनस होगा तो छोटी संख्या, इसको आपको याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस था, यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी बच्चे नए थे उनको लगता है ट्रिक समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह समीकरण जिसके मूल 5 व 3 हैं होगी। देखिए समीकरण बताना है, अगर मूल जो हमारे 5 व 3 दिया है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एक फिक्स दिया है, परीक्षा में आएगा ज़रूर। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस मूलों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और क्या होता है प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, यही हमारा समीकरण होता है। तो मूल हमारा दिया है 5 व 3, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, मूलों का योग हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8, और यहाँ पर x भी होता है तो हमारा 8x, और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, तो हमारा मूल और 5 और 3 है तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 15 बराबर 0, यानी कि इतना सिंपल था। x² माइनस 8x प्लस 15 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि समीकरण 3x² इतना दिया है तो मूलों का योग उसके मूलों के गुणनफल के बराबर है, तो के बराबर है। तो देखिए मूलों का योग कह रहा है मूलों के गुणनफल के बराबर है, तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या है, माइनस का b/a होता है, तो हमारा b ये काम कर रहा है, तो माइनस का 2, और यहाँ पर एक माइनस है भी दोस्तों, यानी कि माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 2k + 1, और बटे में क्या होता है अपॉन का ए हमारा 3 है, तो यहाँ पर ये हो गया। और कह रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो योग के बराबर है। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, c/a, तो c/ यहाँ पर क्या हो जाएगा, c/a माइनस का k + 5 और बटे a हमारा 3 है। तो देखिए यही दोनों बराबर हैं, तो यही दोनों बराबर कर देना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम बराबर करते हैं 2k + 1/3 और माइनस k + 5/3। तो देखिए 2k + 1/3 और माइनस का k + 3/3। तो यहाँ पर 3 से 3 कट गया दोस्तों, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, तो अब हमारा बचा क्या, 2k, देखिए 2k + का 1 बराबर का माइनस k, और हमने ब्रैकेट खोल दिया, माइनस का 5, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3k बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6,
और काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि k बराबर हमारा कितना आ गया -2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए √2 प्लस √25 प्लस ऐसे दिया है तो इसका मान बताना। देखिए पिछली पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इसका मान बताना है हमें। तो देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिए कैसे करेंगे। √10 दिया है प्लस अंडर रूट का 25 प्लस अंडर रूट का 108 प्लस का अंडर रूट का 154 प्लस का अंडर रूट का 225। ये बहुत लंबा दिया है लेकिन इतना आसान है कि लंबा उम्बा यहाँ सब छोटा हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे। सबसे जो है लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे तो 10 प्लस इसको वैसे ही लिख लीजिए 25 प्लस अंडर रूट का 108 प्लस अंडर रूट का 154 प्लस देखिए ये किसका वर्ग होता है 225 किसका वर्ग होता है दोस्तों 15 का। और 15 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 169। अब 169 क्या करेंगे दोस्तों, इसका भी रूट निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 169 का रूट क्या होता है हमारा क्या होता है 13 होता है। आपको पता होगा 169 का रूट 13 होता है। तो यहाँ पर इसको भी ऐसे लिख लेंगे 10 प्लस √25 प्लस अंडर रूट का 108 और इसका रूट क्या होता है दोस्तों 13 होता है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 121 और 121 का रूट क्या होता है दोस्तों 11 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 121 में हम जो है 11 होता है तो यहाँ पर इतना 11 हो जाएगा 11 प्लस 25। देखिए अब क्या लिखेंगे अंडर रूट का 10 प्लस अंडर रूट का 25 और प्लस हमारा उसका कितना मान हो गया 11 हो गया। तो यहाँ पर इसको भी जोड़ दीजिए अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 36 हो जाएगा और अंडर रूट 36 का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 का वर्ग 36 होता है और इसको जोड़ेंगे तो 10 6 16 यानी कि अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 हमारा 4 के बराबर होता है। 4 का वर्ग 16 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका मासा ज्ञात कर रहा है। तो मासा ज्ञात करने के लिए दोस्तों अगर भिन्न का मासा ज्ञात करना है, भिन्न का मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं देखिए भिन्न का मासा बराबर होता है मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा दोनों होता है दोस्तों। देखिए ऐसे ये भी होता है अगर लासा कहेगा तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा, मतलब जो दिया है जैसे जिसको ज्ञात करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे वो भी अंशों के फॉर्म में, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो देखिए अंशों का मासा हम यहाँ पर अगर निकाल लीजिएगा, अगर 4 5 9 का मासा निकालेंगे तो 1 ही आएगा। और बात करें हरों के लासा की तो यहाँ पर इसका लासा जो हो जाएगा हमारा 105 हो जाएगा, यानी कि 1/105 क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 105 1/105। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया प्रश्न, यदि दो संख्याओं का अंतर देखिए मान लीजिए संख्या हमारी x - y है, इसका अंतर 5 दिया है और इनका गुणनफल कह रहा है x y 13 है, तो इनके वर्गों का जोड़ होगा यानी कि वर्गों का योग। देखिए अगर इसका वर्ग करेंगे दोस्तों तो बहुत इजी यानी कि बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं x² + y² - 2xy बराबर का 25। अब देखिए क्यों इजी हो गया, हमें वर्गों का जोड़ संख्याओं के यानी कि संख्याओं के वर्गों का जोड़ इतना ही मान निकालना है। सिंपल सा 25 प्लस इसको उधर भेज देंगे तो 2xy सब मान दिया है, 2xy का मान 13 दिया है तो 25 प्लस यहाँ पर 13 हो जाएगा और 13 दूना 26 यानी कि 26 25 कितना हो जाएगा 26 25 हमारा हो जाएगा 6 5 11 और 2 2 4 1 5 यानी कि 51। देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिट गया है 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा बहुत इजी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए तथा बी विषम सम्मित आव्यूह हैं तो a + b होगा। देखिए अगर a तथा b विषम सम्मित होगा तो a + b भी हमारा क्या होगा विषम सम्मित, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
10 मीटर जो है लंबे, 6 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई। जस्ट पीछे वाली क्लास में बताया दोस्तों, और क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़रूर परीक्षा में मिलेगा। देखिए इसमें हमने वो क्या बताया था, अगर अधिकतम लंबाई छड़ की ज्ञात करनी है, वो भी कमरे में रखी जा सकने वाली, तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों कमरे पर अगर सबसे ज़्यादा लंबी वस्तु रखना चाहते हैं तो हम सबसे कोने से मिला देंगे, यानी कि विकर्ण को मिला देंगे। जैसे हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये कमरा हो गया, तो सबसे ज़्यादा लंबाई क्या होगी, यही वाली तो होगी, यही वाली, फिर ये वाली कह लीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, विकर्ण ही तो होता है। तो यहाँ पर विकर्ण ही हमें ज्ञात करना है। तो विकर्ण का ये हमारा कमरा कैसा होता है, घनाभाकार। और घनाभाकार के लिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था, अंडर रूट का क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल हमारा 10 है, यल हमारा 10 यानी कि 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, प्लस बी का हमारा 6 है तो 6 छंग 36, और प्लस एच हमारा 4 है यानी कि 4 चौक 16। तो 36 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 52, और टोटल हमारा अंडर रूट 152 हो जाएगा। इसका मान जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अंडर रूट 152 का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए हम यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। हमने बताया चाहे जब आपको क्वेश्चन मिले, पहले अगर आपको ऑप्शन के हिसाब से अगर आप कर सकते हैं तो उसको कर लीजिए। देखिए ऑप्शन के हिसाब से करने से हमारा क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट तरीके से हो जाता है। छोटी से छोटी संख्या से भाग करने को कह रहा है कि जो प्राप्त भागफल हो एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में सबसे छोटी संख्या 5 है, तो 5 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा क्या भागफल पूर्ण वर्ग होगा, देखते हैं। 5 चौक 20 और हमारा 2 बचा, फिर 5 चौक 20 हो गया, और हमारा 5 यहाँ पर केवल बचा, और 5 एकम 5, 441 हो गया हमारा भागफल। तो हमारा ये भागफल दोस्तों क्या पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है। ये किसका वर्ग होता है, 21 का होता है। 21 21 सही हम 441, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए पहला ही रखा और पहला ही सटीक गिर गया। 5 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको इसी तरह के क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में मिल सकते हैं, और इसको ध्यान से कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में x का मान, देखिए इसको बताया है। अगर आपने वो मैथ की जिसमें चित्र वाला हमने क्वेश्चन डाला है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और लगातार पूछे भी जा रहे हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैथ के शायद 15 प्रश्न, हाँ 15 प्रश्न ही महत्वपूर्ण थे, उसको हमने एक वीडियो में डाला है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए उस वाले में ये भी क्वेश्चन है, x का मान हमें बताना है। देखिए इस तरह का अगर चित्र बना हो तो जो कोण ये बनाता है वही कोण ये भी बनाता है। अगर चित्र ऐसा है दोस्तों, इसी प्रकार के चित्र के लिए ये फॉलो होता है, इसी प्रकार के चित्र के लिए ये जो बनाएगा वही ये भी बनाएगा, यानी कि 70 ये बना रहा है तो यक्स भी क्या बनाएगा, 70 ही बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कई रूल भी हमने उस वाली वीडियो में बताए हैं, तो उसको भी चक्रीय चतुर्भुज, जैसे कि चक्रीय चतुर्भुज के बारे में रूल बताया है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप मैथ के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, मैथ में नंबर जो है अच्छे से अच्छा लाना चाहते हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए चित्र वाले एक क्वेश्चन है। देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु R पर एक स्पर्शी PQ है। देखिए यहाँ पर ओ केंद्र है, आर बिंदु पर एक स्पर्शी हमारा PQ दिया है। यदि TRQ 30 अंश, TR और हमारा Q हमारा 30 अंश, ये वाला कोण 30 अंश दिया है, तो हमारा PRS होगा, यानी कि PRS ये वाला कोण बताना है। देखिए इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, तो 30 ये बन रहा है तो 30 ये भी बना देते हैं, जबकि ये साफ साफ गलत है। देखिए आपको क्या करना है, हमने फॉर्मूला हमें मतलब पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। यानी कि ये कोण हमारा जब 90 हो गया और ये हमारा 30 और बचा कोण क्या हो जाएगा, ये अगर इतना पूरा कोण की बात करें दोस्तों तो 180 होता है। तो हम जानते हैं जब इतना कोण हमारा 90 और 30 120 हो गया तो बचा कितना, 60 ही तो बचा, यानी कि 60 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया, लेकिन यहाँ पर हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए चित्र वाले ही 3-4 सवाल दिए थे हमने और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं।
कोण BAP बराबर 80। देखिए यहाँ पर 80 दिया है और ABC 30 दिया है, तो हमें AQ यानी कि ये वाले का मान बताना है दोस्तों। इसी का मान हमें बताना है, जो बीच में रहता है उसी का मान बताना होता है, हमें पता है। तो Q का मान हमें कैसे पता होगा दोस्तों? देखिए अभी बताया कि अगर ऐसा बन रहा है और इतना पूरा क्या होता है 180 होता है, एक रेखा पर जो कोण बनता है 180। इसी प्रकार तो यहाँ पर अगर दोस्तों इसको मिलाएंगे तो हमारा अगर ये 80 बन रहा है तो ये कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। और ये 100 और अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। जब ये 100 हो गया और ये 30 यानी कि 130 और बचा कितना हो जाएगा 130 प्लस 50 क्या हो जाएगा 180। और यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण का योग भी 180 होता है। तो हमारा कोण हमारा 50 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। 50 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिए गए चित्र में x का मान होगा। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन करा है चित्र वाला, अगर ऐसा चित्र बन रहा है तो क्या बताया, जो कोण ये बनाएगा वही कोण ये भी बनाएगा, यानी कि ये हमारा 80 हो गया। ये 80 हो गया। अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जानते हैं 180 होता है। तो ये 80 और ये 40 कितना हो गया 80 40 120। और ये x का मान हमसे पूछ रहा है, तो बचा कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन तो हमने करवा ही दिया यहाँ पर, यानी कि दोस्तों हमारे जो है 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार जितने भी बच्चे जुड़े थे एक बार सभी लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी तरह दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।